2 जुलाई 1955 का दिन था। डगलस DC-4 नाम का एक अमेरिकन चार्टर्ड प्लेन जो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का हिस्सा था और जिसे फ्लाइट 914 कहते थे, वो न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी जाने के लिए टेक ऑफ करता है। यह रास्ता करीब 4 घंटों का था और इस प्लेन में 57 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर समेत कुल 63 यात्री सवार थे। सफेद बादलों और नीले आसमान से गुजरते हुए यह प्लेन कुछ देर में हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। मौसम भी उस दिन काफी प्लेजेंट था। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स इस सुहावने मौसम में अपनी जर्नी के मजे ले रहे थे। इधर प्लेन को उड़ते हुए अब लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका था और प्लेन लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था। अब तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन तभी 3 घंटे बाद कुछ ऐसा होता है जिससे सभी का दिल दहल जाता है। दरअसल 3 घंटे बाद यह एयरप्लेन अपने डेस्टिनेशन यानी मायामी पहुंचने से पहले ही रडार से कहीं गायब हो जाता है और फिर कभी मायामी पहुंचता ही नहीं। और काफी कोशिशों के बावजूद भी मायामी के कंट्रोल टावर इस प्लेन का पता नहीं लगा पा रहे थे। इसलिए जब मायामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क सिटी से इस बारे में जानना चाहा, तो वहां से भी उन्हें फ्लाइट 914 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यह प्लेन उनके भी रडार स्क्रीन पर कहीं भी नहीं दिख रहा था और इसके बाद दोनों ही साइड से काफी देर तक प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन्हें इसका कोई भी जवाब नहीं मिलता है। प्लेन का यूं अचानक से डिसअपीयर हो जाना सभी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है और काफी देर के सर्च के बाद भी जब प्लेन का कोई पता नहीं चला, तो ऑफिशियल्स ने अनुमान लगाया कि शायद प्लेन कहीं क्रैश हो गया है। फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को इस प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। दरअसल यह प्लेन न्यूयॉर्क और मायामी के बीच अटलांटिक ओशन के ऊपर से ही कहीं गायब हुआ था। ऐसे में कोस्ट गार्ड की एक टीम को भी इस काम में लगाया जाता है ताकि अगर क्रैश होने के बावजूद प्लेन का डिब्री कहीं समुद्र में गिरा हो तो उसे ढूंढा जा सके। और इसके लिए काफी दिनों तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन अफसोस इन्वेस्टिगेशन टीम को ना तो प्लेन मिलता है और ना ही उसका कोई मलबा। लेकिन जब काफी दिनों तक प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला, तो अंत में गवर्नमेंट ने पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया। यहाँ बात साफ थी कि प्लेन क्रैश हो चुका था, लेकिन सरकार की यह बात लोगों के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि अगर ये प्लेन क्रैश हुआ है, इस बात का कोई भी सबूत सरकार नहीं दे पा रही थी। जैसा कि मलेशियन एयरलाइंस 370 जब 2014 में क्रैश हुआ था, तब शुरुआत में किसी को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट के साथ हुआ क्या है। खैर, धीरे धीरे फ्लाइट 914 केस की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद साल बीतते गए और फिर दिन आया 21 मई 1992 का, यानी इस प्लेन के गायब होने के ठीक 37 साल बाद। जगह था वेनेजुएला का कैपिटल कैराकास एयरपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कोर्टे के लिए हर रोज की ही तरह यह एक नॉर्मल दिन था और रोज की तरह वह अपने ऑफिस पहुंचकर डेली रूटीन के अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद ही जुआन को रडार की स्क्रीन पर एक डॉट दिखाई देता है। यह डॉट ऐसा था जैसे कोई प्लेन अचानक ही ATC के रडार में आ गया हो। इसे देखकर जुआन वाकई में काफी हैरान हो गए, क्योंकि इस वक्त किसी भी प्लेन के आने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताई। इसके बाद लगभग 10 मिनट में ही प्लेन ATC के व्यू रेंज में आ गया। पहले तो ATC के ऑफिशियल्स को लगा कि शायद ये कोई ऑर्डिनरी प्लेन ही होगा, लेकिन जैसे ही यह प्लेन नजदीक आया तो जो कुछ भी जुआन और उनके कोलीग्स ने देखा, उस पर उन्हें यकीन करना मुश्किल हो गया। दरअसल यह एक डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट था जो साल 1950 से 1955 के समय के बीच में चला करता था और अब तक इस टाइप के एयरक्राफ्ट्स में काफी ज्यादा चेंजेस किए जा चुके थे। लिहाजा 1990 तक आते आते ऐसे एयरक्राफ्ट्स उड़ना ही बंद हो गए थे और उसकी जगह नए एयरक्राफ्ट्स ने ले ली थी। इसीलिए इस तरह के मॉडल के प्लेन को उड़ता देख किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन असली होश उड़ा देने वाली बात तो अभी बाकी ही थी। दरअसल उसके बाद प्लेन के पायलट ने पूछा कि हम कहाँ हैं। इस पर जुआन ने जवाब दिया कि आप वेनेजुएला के कैराकास एयरपोर्ट के पास हैं। इसके बाद जुआन ने फ्लाइट कैप्टन से पूछा कि आपकी यह फ्लाइट कहाँ से आ रही है। इस पर फ्लाइट कैप्टन ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर पूरे ATC टावर में सन्नाटा छा गया। दरअसल फ्लाइट कैप्टन ने कहा कि उन्होंने 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क सिटी के एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और सुबह 9:55 पर उनका मायामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग का स्केड्यूल है। इसे सुनते ही जुआन और ATC में मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि यह एक पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 थी जो पूरे 37 साल बाद लैंड करने जा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि आखिर यह प्लेन 37 सालों से कहाँ था और अपने डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर वेनेजुएला में क्या कर रहा है। इधर जब पायलट सुनता है कि वो मायामी की जगह कैराकास में है तो वह थोड़ा घबरा जाता है और अभी तक तो पायलट को यह पता भी नहीं था कि वो 37 साल फ्यूचर में आ चुका है। खैर, इसके बाद पायलट लैंडिंग की परमिशन मांगता है और जुआन ने पायलट को लैंडिंग की परमिशन देते हुए तुरंत ग्राउंड यूनिट को वहां भेजता है ताकि वह प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स और बाकी के क्रू मेंबर्स की हालत के बारे में जान सके। इधर कुछ ही देर में प्लेन सेफली काराकस एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है और थोड़ा रिलैक्स करने के बाद जुआन पायलट से पूछता है कि क्या आपको पता है कि यह साल 1992 चल रहा है। इतना सुनते ही पायलट एकदम से परेशान हो जाता है।
और फिर इसके बाद जुआन पायलट से सभी पैसेंजर्स के साथ प्लेन से बाहर आने की रिक्वेस्ट करता है। इस पर पायलट ने जवाब दिया कि नहीं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और पायलट तुरंत वहां से टेक ऑफ करने का फैसला लेते हैं। और अंतिम बार जब वो वहां से जा रहे थे, तब उनके हाथ में एक फाइल थी जिससे एक कागज का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर जाता है। और फिर टेक ऑफ क्लियरेंस का वेट किए बिना पायलट इसे रनवे पर दोहराते हुए प्लेन को टेक ऑफ कर लेता है। इसके बाद यह डगलस DC-4 कहाँ गया, यह किसी को नहीं पता। आज तक ना तो ये मायामी पहुंचा और ना ही इसमें बैठे किसी पैसेंजर का पता चल पाया। और वो कागज जिसे पायलट अपने पीछे छोड़ कर गया था, वो असल में एक कैलेंडर था, वो भी साल 1955 का, जो यह साबित करता है कि यह घटना पूरी तरह सच थी। और इधर टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही प्लेन एक बार फिर से ATC के रडार से ठीक उसी तरह से गायब हो जाता है जैसे साल 1955 में हुआ था। यह देखते ही ATC को एक बार फिर से झटका लगा। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे यह प्लेन 37 साल बाद आता है और आने के कुछ ही देर बाद एक बार फिर से गायब हो जाता है। और एक बार फिर से ये कुछ इस तरह से गायब हुआ कि आज तक इसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन अगर ऐसा है तो साल 1955 में निकला यह प्लेन 37 सालों तक रहा कहाँ था, और क्या डगलस DC-4 ने टाइम ट्रैवल किया था? और अगर इसने टाइम ट्रैवल किया था तो रियल वर्ल्ड में ऐसा सिर्फ दो ही तरीकों से पॉसिबल है। पहला तब जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बेहद करीब पहुंच जाता है, और दूसरा जब वो लाइट की स्पीड को मैच कर लेता है। अब अगर एक प्लेन पृथ्वी पर उड़ रहा था तो ब्लैक होल के पास पहुंचना या पृथ्वी पर उसका सामना किसी ब्लैक होल के साथ होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डगलस DC-4 जो एक 4 इंजन प्लेन था, वो साल 1942 का मैन्युफैक्चर्ड था और उसकी इतनी स्पीड पॉसिबल ही नहीं थी कि वो लाइट की स्पीड को मैच कर पाए। मतलब कि इस प्लेन का टाइम ट्रैवल करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर अब सवाल ये है कि 1955 में टेक ऑफ करने वाला ये प्लेन 1992 में पहुंचा कैसे? तो यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह एक बहुत बड़ा हॉक्स था, यानी कि यह एक वेल प्लांटेड फेक न्यूज थी, क्योंकि पैन AM जो एयरवेज थी उसमें फ्लाइट 914 नाम का कोई भी प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और 2 जुलाई 1955 को ना ही कोई ऐसी फ्लाइट न्यूयॉर्क से मायामी की ओर गई थी। और अगर हम 1955 में हुए सारे हवाई हादसों के लिस्ट पर नजर डालें तो हमें फ्लाइट 914 नाम का कोई भी एक्सीडेंट देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट एविएशन की हिस्ट्री में कभी भी इस नाम का कोई भी इंसिडेंट हुआ ही नहीं। 4 अप्रैल 1955 को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड मैकआर्थर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाला यूनाइटेड एयरलाइंस का डगलस DC-6 क्रैश जरूर हुआ था, पर उस एक्सीडेंट और फ्लाइट 914 के इस फेक इंसिडेंट में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये फेक न्यूज फैलाई किसने, और वो क्या रीजन थे कि फ्लाइट 914 की ये फिक्शनल स्टोरी इतनी ज्यादा वायरल हो गई। तो इस स्टोरी का ओरिजिन हुआ था साल 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज में पब्लिश्ड इस आर्टिकल के जरिए। रिडल ऑफ फ्लाइट 914 के टाइटल के साथ इस इंसिडेंट को सबसे पहले कवर किया था। मतलब कि इस प्लेन के रीअपियर होने के 7 साल पहले ही इस घटना को कवर कर लिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में साल 1993 और फिर 1999 में वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस आर्टिकल को 2 बार अलग अलग डिटेल्स के साथ रिपब्लिश भी किया था। पहला आर्टिकल ये है और दूसरा आपके सामने ये रहा। और दोनों ही आर्टिकल में आप गौर से देखोगे तो इस पूरी घटना के आई विटनेस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कोर्टे की फोटो तक डिफरेंट यूज की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया कि पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई कन्वर्सेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाई गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आर्टिकल में लिखी सारी बातें फैब्रिकेटेड थीं। कहने का मतलब यह है कि फ्लाइट 914 की स्टोरी, जिसे इस न्यूज़पेपर और कुछ लोगों के द्वारा मिलकर इस तरह से तैयार किया गया था ताकि बस खूब सारी सुर्खियां बटोरी जा सकें। दरअसल वीकली वर्ल्ड न्यूज अमेरिका की एक न्यूज़पेपर एजेंसी है जो साल 1979 से 2007 के बीच में एक्टिव थी और ये मोस्टली फिक्शनल स्टोरीज को पब्लिश किया करती थी। वैसे वीकली वर्ल्ड न्यूज ने एकमात्र यही अफवाह नहीं फैलाई थी, बल्कि साल 1992 में उन्होंने यह आर्टिकल भी पब्लिश किया था। इसके अनुसार साइंटिस्ट्स को वेस्ट वर्जीनिया के केव में बैट बॉय मिला है और ये एक ऐसा क्रीचर था जिसकी आधी बॉडी इंसानों की थी और आधी बॉडी बैट की। और वीकली वर्ल्ड न्यूज के कुछ आर्टिकल्स में तो यह तक दावा किया गया कि अमेरिका की फेमस पॉलिटिशियन हिलेरी क्लिंटन ने इस बैट बॉय को अडॉप्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, फेमस अमेरिकन सिंगर एल्विस प्रेस्ली, जिनकी मौत साल 1977 में हो गई थी, उनको मौत के बाद देखे जाने की भी कई फेक न्यूज इसमें पब्लिश की गई थी। यहाँ मतलब साफ है कि जो भी न्यूज आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हो ना, उसे डबल चेक जरूर किया करो। क्या पता जिसे आप सच मानकर बैठे हो वो बस एक फिक्शनल स्टोरी हो जो केवल लोगों को लुभाने के लिए बनाई गई हो।